ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिम्पैथोलिटिक्स। जो हमने कल पढ़े थे उसका नाम था सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, माइमेटिक्स का मतलब जो मिमिक कर रहे हैं, लिटिक्स का मतलब है जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह का, जिस न्यूरोट्रांसमीटर में काम होना था उनके काम को ब्रेक कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट काम कर रहे हैं। एनी हाउ यू कैन ऑल्सो से दैट ये हमारे पास एड्रीनर्जिक एंटागनिस्ट है। सिंपैथोलिटिक्स कह लो, एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, कोई इसका नाम का फर्क नहीं, मीनिंग एक ही बनता है। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। रेपिटेशन, क्विक रेपिटेशन करवा रही हूँ हमारे पास, कि आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक अल्फा होते हैं, एक बीटा होता है। अल्फा मैंने कहा था एक अल्फा 1 होता है, एक अल्फा 2 होता है। बीटा मैंने कहा था बीटा 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है। 3 की हम बात नहीं करते, बार बार 3 के बताने का क्या मकसद है कि आप लोगों को याद रहे कि भी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है 3। लेकिन हम लोग बात सिर्फ बीटा 3 की नहीं करते। लेकिन कल हम लोगों ने बीटा 3 से रिलेटेड एक ड्रग पढ़ी थी जो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में इस्तेमाल हो रही थी, मिराविट्रॉन, अगर आपको याद है तो। अच्छा जी, फिर हमारे पास एड्रीनल रिसेप्टर एंटागनिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा अल्फा ब्लॉकर्स। तो अगेन वही चीज जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं, कुछ सिलेक्टिव होते हैं। अगर मैं अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर नॉन सिलेक्टिव की बात करूं तो उन नॉन सिलेक्टिव में भी कुछ हमारे पास इरिवर्सिबल हैं जो रिवर्सिबली बाइंड करेंगे, और कुछ हमारे पास रिवर्सिबली बाइंड करेंगे। एक चीज जो यहाँ से, एक तो आपको नॉन सिलेक्टिव, आपको आधी से ज्यादा ड्रग्स तो इसी जो क्लासिफिकेशन है ना उससे थोड़ा सा मैकेनिज्म खुद ही माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये इसने क्या लिखा हुआ है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर का मतलब ये अल्फा 1 अल्फा 2 पे बाइंड करेगी और एंटागनिस्ट के तौर पे काम करिए। अच्छा, अगर मैं फिनॉक्सीबेंजामीन की बात कर रही हूँ, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। इरिवर्सिबल का मतलब हम यही लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी जगह पे एक ड्रग का नाम बताऊं, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन क्या करती है, इरिवर्सिबली बाइंड करती है, कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है, तो आप वो इंशाल्लाह पढ़ोगे। जैसे एग्जांपल सुन लो कि प्लेटलेट्स में कोई ऐसा एंजाइम होता है जिसको वो इरिवर्सिबली बाइंड करती है। तो जब तक हमारे पास प्लेटलेट दोबारा नहीं बनते तब तक वो एंजाइम नहीं बनता, या प्लेटलेट्स दोबारा से वो एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करते तब तक जो है उसका ब्लॉकेज रहता है, इरिवर्सिबली क्योंकि बाइंड कर रहा है, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, प्रोलॉन्ग है। सेम इज द केस विद ऑल द इरिवर्सिबल ड्रग्स, कि जब तक कोई भी एंजाइम जिसको वो ब्लॉक कर रहे होते हैं या कोई भी रिसेप्टर वहां पे जो है उसकी रिकवरी नहीं हो जाती, तब तक वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी वाला फॉलो करते हैं, उस जगह को ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल लिखा होगा ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना चाहिए दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आपका कंपैरिजन डालूं कि भाई ये इरिवर्सिबल ड्रग है और ये रिवर्सिबल ड्रग है, तो आप क्या कहोगे कौन सी ड्रग कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है, तो यू विल से कि हमारे पास रिवर्सिबल ड्रग ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आपको इतना लॉन्ग एक्टिंग टाइम चाहिए ही नहीं, आपको थोड़े टाइम के लिए जो है वो ड्रग का एक्शन चाहिए होता है। आपको रिक्वायर्ड ज्यादातर ये होता है अगर क्रॉनिक डिसीज हो, फिर हम फिर भी कहते हैं कि चलो ठीक है इरिवर्सिबल कोई ड्रग दे दें। अदरवाइज प्रेफरेबली आप शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स यूज करते हो कि हमारा काम पूरा हो तो उसके बाद ये ड्रग जो है वो साइड इफेक्ट ना कॉज करना शुरू कर दे। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर मैं कंपैरिजन करूँ फिनॉक्सीबेंजामीन में और फिनटोलामीन का, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या फर्क है बेसिक, ये हमारे पास इरिवर्सिबल है और ये हमारे पास जो है रिवर्सिबल कम्पिटिटिव ड्रग है। ठीक है, दोनों क्या है, नॉन सिलेक्टिव है, अल्फा 1 पे भी बाइंड करती है, अल्फा 2 पे भी बाइंड करती है। ठीक, अच्छा। फिर हमारे पास आ जाते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव है, हमारे पास प्राजोसिन ट्राजोसिन, ये आपके पास आगे लिस्ट है पूरी। फिर हमारे पास जो है अल्फा 2 सिलेक्टिव है यूहिम्बिन, ये एक ही ड्रग है, आपको जिस तरह बीटा 3 का कहा गया है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अल्फा 2 के अंडर जो ड्रग्स आती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा 2 एंटागनिस्ट। तो ये यूहिम्बिन जो है इसका थोड़ा बहुत काम होता है बीपीएच वगैरह से रिलेटेड, लेकिन वो भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन वगैरह से। उसके अलावा हमारे पास बहुत ड्रग्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, आगे इसके मैकेनिज्म सारा वो है इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। तो एज सच ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
बताने का मकसद सिर्फ ये है। बीटा ब्लॉकर्स पे आ जाते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स में अगेन एक नॉन सिलेक्टिव होती है, एक बीटा 1 सिलेक्टिव है, बीटा 2 सिलेक्टिव है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि मुझे, मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और वो पेशेंट जो है वो आया है विद हार्ट इफेक्ट से, जो है टेकिकार्डिया का मसला है। इफ यू गाइस नो कि टेकिकार्डिया क्या होता है, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कार्डियक इशू की वजह से आया है, तो मैं उसे कौन सी ड्रग प्रेफरेबली दूंगी? मैं उसे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दूंगी, मैं उसे सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दूंगी, या जो बीटा 1 दूंगी, या फिर बीटा 2 दूंगी? बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 आपको ये ड्रग खुद चूज करनी है कि एक पेशेंट आपके पास आया है हार्ट के किसी इशू के साथ, मैंने आपको आगे सिनेरियो नहीं बताया फिलहाल, तो आप उसे नॉन सिलेक्टिव दे सकते हो या प्रेफरेबली उसे बीटा 1 दोगे। और अगर प्रेफरेबली आप बीटा 1 दोगे तो क्यों दोगे? अच्छा, जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को पढ़ने का मजा नहीं आएगा। थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करो। मुझे पता है मैंने आपको इसका मैकेनिज्म आगे बताना है, लेकिन आपसे पूछने का मकसद ये होता है कि आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ कि अच्छा ये कहाँ काम करेगा। इफ यू गाइस रिमेंबर, आपने बीटा 1 कहाँ पे कहा था कि बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास हार्ट पे प्रेजेंट होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट में? एसए नोड पे, एवी नोड पे, वेंट्रिकुलर जो आपके मसल्स होते हैं, इसके अलावा आपके हिस्टोपरकंजी फाइबर्स, यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने आपको कहा है कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो हार्ट के किसी इशू की वजह से आया है। जो आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो मेनली कहाँ पे होते हैं? आपके ब्रोंक्यूल्स पे होते हैं, ब्लड वेसल्स पे होते हैं। हमें फिलहाल क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि वो पेशेंट जो है टेकीकार्डिया से आया है, हार्ट के इशू से आया है, तो हम डायरेक्टली उसके हार्ट का इशू ट्रीट करें, बजाय इसके कि हम उसे बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर, जो कि हमारे पास नॉन सिलेक्टिव है, अगर मैं उसे बीटा 1 बीटा 2 दे देती हूँ, तो ये वाली ड्रग जो है वो बीटा 1 पे भी एक्ट करेगी, बीटा 2 पे भी करेगी। बीटा 2 फिर बता रही हूँ कहाँ पे प्रेजेंट थे? ब्रोंक्यूल्स पे प्रेजेंट है। ब्रोंक्यूल्स पे क्या कर रहे थे? बीटा 2 के स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास क्या होती है? ब्रोंकोडायलेशन। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स को, तो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इन केस अगर आपके पास आने वाला पेशेंट जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट है, एस्थमा का पेशेंट है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव उसका पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोई डिजीज है, आप उसे जो है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे देते हो, तो आप पेशेंट के साथ ही जाती कह रहे हो, उसने दिल के मसले से तो मरना था या नहीं मरना था, आप उसे सांस के मसले से मार दोगे। ठीक है, तो दिस इज द वे टू मेमोराइज अबाउट कि हम लोग किस तरह से ड्रग्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें सिलेक्टिव एक एक्शन चाहिए तो बेहतर है कि उस रिसेप्टर वाला एक्शन फॉलो कर लो। लेकिन अगर वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट नहीं है, देन यू कैन यूज कि आप जो है वो नॉन सिलेक्टिव भी दे दो, क्योंकि प्रोपेनोलोल हो सकता है इसकी, फिर आपने कॉस्ट देखनी होती है, कॉस्ट कौन सी है, कौन ज्यादा महंगी है, कौन कम। जो पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है वो इतनी अफोर्ड भी कर सकता है, हो सकता है बीटा 1 सिलेक्टिव जो है महंगी हो, नॉन सिलेक्टिव आपके पास जो है थोड़ी सस्ती हो, तो आपने ये चीजें भी देखनी है। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन देखते हुए। अच्छा जी, लेट मी स्टार्ट विद हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं। इसमें मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास नॉन सिलेक्टिव होते हैं और सिलेक्टिव होते हैं। नॉन सिलेक्टिव में हमने दो ड्रग्स के नाम दिए, एक हमने कहा फिनॉक्सीबेंजामीन है, दूसरी हमारे पास फिनटोलामीन है। फिनॉक्सीबेंजामीन इज बेसिकली इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहना चाहिए लॉन्ग एक्टिंग है। फिनटोलामीन इज रिवर्सिबल, कम्पिटिटिव, शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अच्छा, फिनॉक्सीबेंजामीन ने क्या करना है? अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे एक्ट करना है, अल्फा 1 पे भी करना है, अल्फा 2 पे भी करना है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या कर रही है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। किस तरह से कर रही है? आपको पता है जो आपका अल्फा 1 रिसेप्टर है वो क्या करवाता था? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता था। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपकी ये नॉर्मल वेजल है सपोज, ठीक है, मैं इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दूं, इसको इतना नैरो करवा दूं, ठीक है, इस तरह, तो आपके पास ब्लड जो यहाँ से गुजरेगा उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या लग रही है? ज्यादा। तो हम कह देते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो हम दे क्या रहे हैं? हम ब्लॉकर दे रहे हैं। ठीक है, हम अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करवा रहे हैं। जब आप अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करवा रहे हो तो हमारे पास ये जो वेजल थी, ये हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाएगी इससे। ठीक है,
इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, आपने क्या करवाया, अल्फा 1 जो है उसे बेसिकली ब्लॉक करवा दिया, उसकी ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब एक टर्म आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी, रिफ्लेक्स। एक तो होता है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्या होता है कि आपका जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, दैट्स इट। एक होता है ब्रेडिकार्डिया, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, ब्रेडिकार्डिया। एक होगा रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हुई, डिक्रीज हो गई। जब आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात मैंने कल आपको समझाई थी कि डायस्टोलिक प्रेशर का इनडायरेक्टली लिंक होता है विद दिस। जितनी ज्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी उतना आपका डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा। जितनी आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करते जाओगे उतना आपका डायस्टोलिक प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, अब आपका डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जब आपका डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली आपका सिग्नल जाता है हार्ट पे, और हार्ट जो है एक तरह से कोशिश करता है इसकी कंपेंसेशन करने की। और कंपेंसेशन किस फॉर्म में होती है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करना शुरू कर देता है हार्ट। ठीक है, जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है तो आपका ऑटोमेटिकली, आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट पे इफेक्ट करेगा, तो आपका हार्ट रेट इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समटाइम्स वो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, आपकी बॉडी उसे रिफ्लेक्ट है। यू हैव टू मेमोराइज दिस। मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आता था। मेरी मदर जो है उन्हें समटाइम जो है वो ब्लड प्रेशर उनका डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन उनकी जो हार्ट बीट रेट चल रहा होता है उस टाइम पे वो कितना चल रहा होता है, आपको लगता है भी हार्ट रेट इतना ज्यादा है, पता नहीं क्यों हो गया, समझ नहीं आ रही, बीपी ज्यादा है, कम है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक पेशेंट है वो आपके पास आया है, भूखे पेट आया, उसने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कैसे हाई है भाई। ठीक है, आपने उस चीज को थोड़ा सा सोचना है कि बॉडी जो है वो खुद भी कुछ करने की कोशिश करती है या नहीं करती। बॉडी जो है वो कंपनसेट कर रही है, ये इसका कंपनसेशन मैकेनिज्म है कि आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा था, आपका हार्ट रेट वगैरह कम हो रहा था, तो बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कराए और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। तो भाई आपने ट्रीट रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया को फिलहाल नहीं करना, आपने ट्रीट जो करना है फिलहाल इसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कम हो रही है उसको ट्रीट करना है। अगर आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करोगे, ठीक है, आप कॉज को जो है वो सही करोगे, तो आपका आगे वाले मसले खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज कि ये जो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो रहा है या रिफ्लेक्स, अगर इसका मैं उल्ट कर दूं कि हमारे पास जो है इंक्रीज हो रही थी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से सम टाइम जो है हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है। ठीक है, तो दिस गोज ऑन कि हमारी बॉडी जो है वो कंपनसेशन दे रही होती है। बाद में मैं जिस तरह कुछ पेशेंट जो है मेडिसिन नहीं खाते, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो इम्यून होती है कि उसने सारा कुछ खुद ही करना है। ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आपको जो है हार्ट बीट फील होना शुरू हो जाती है, आपको स्वेटिंग वगैरह हो जाती होती है। वो सारा कुछ क्यों होता है, दैट इज कि आपकी बॉडी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को थोड़ा मेंटेन कर ले। जो बीपी लो हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उसे किसी तरह से मेंटेन कर ले। ठीक है जी। अच्छा, इस पे कुछ ज्यादा ही लंबी बात होगी। डिक्रीज करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया की वजह से सम टाइम कार्डियक एरिथमिया में भी जा सकता है, एंड एंजाइनल पेन भी होती है उसको। ठीक है, एंजाइनल पेन क्या होती है कि हमारे पास सम टाइम क्या होता है, ये हार्ट है ना आपका, ये वाला हार्ट है, ठीक है, सपोज कर लो जैसे भी हार्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हार्ट है। तो आपके हार्ट की ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जब आपका हार्ट बहुत ज्यादा तेजी से बीट करेगा तो आपकी ये ब्लड वेसल्स आपस में कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब इनकी इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है तो ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब मायोकार्डियम को आपकी ब्लड सप्लाई कम जा रही है तो यू फील अ पेन इन द स्टर्नल रीजन मेनली, और आपके लेफ्ट साइड के जो आर्म है उसके अंदर पेन जो है वो रेडिएट करती है, उसे हम बेसिकली बोलते हैं एंजाइनल पेन। ठीक है, ये वाली जो पेन उसने लिखी हुई है एंजाइना का आपका पूरा टॉपिक है, आप वहां पे इंशाल्लाह इससे डिटेल में करोगे। इसके अलावा कार्डियक एरिथमियास क्या होता है कि आपका हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा टेकिकार्डिया की वजह से एरिथमियास डेवलप हो जाते हैं। उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये पेशेंट जो है इसको कोई ना कोई मसला हो रहा है, और इसका भी एनी एंजाइनल पेन होती है, उसकी कंडीशन आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को वो मसला है। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इट कैन बी यूज टू ट्रीट द फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर आपको अपनी एम्ब्रियोलॉजी वाली बुक याद है सेकेंड ईयर में आई गेस, तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज बेसिकली रिलेटेड टू योर एड्रिनल ग्लैंड। आपका जो ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड में वो डेवलप होता है। इट कैन बी कंजेनिटल, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कंजेनिटल डिजीज ही है, ठीक है। और आपका जो है वो डेवलप होता है ट्यूमर, उसकी वजह से हमारे पास एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं, और एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन जो है बहुत ज्यादा वेसो कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है फिनॉक्सीबेंजामीन यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हो, रेनॉल्ड्स डिजीज में यूज कर सकते हो, और फ्रॉस्ट बाइट में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपकी रेनॉल्ड्स डिजीज है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपका आप कह लो स्ट्रेस की कंडीशन में या कोल्ड वगैरह की कंडीशन में आपके जो पैरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, आपकी जो उंगलियां हैं हाथों की, वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पाँव की जो उंगलियां हैं वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो टूवर्ड्स योर पैरिफेरल जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज, ठीक है। अब ये रेनॉल्ड्स डिजीज को हम फिनॉक्सीबेंजामीन से कैसे ट्रीट करवा रहे हैं, हमें पता है ये अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर भी है। तो जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो अल्फा 1 हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे वेजो डायलेशन हो रही है, तो ये इसे ट्रीट करेगा। सेम इज द केस विद द फ्रॉस्ट बाइट। ये तो स्ट्रेस के कंडीशन में ऑलमोस्ट होता है ना, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट जो है आपने शायद कभी सुना हो कि आर्मी वाले जो है वो अगर ठंडे इलाकों में, बर्फानी इलाकों में ज्यादा देर रहते हैं, तो ज्यादा देर उनके पाँव जो है वो बर्फ में रहते हैं, ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी समटाइम जो आपका वेजो कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसके लिए भी आप फिनॉक्सीबेंजामीन यूज कर सकते हो। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, हाइपरटेंशन लिखा बहुत जगह पे होगा, लेकिन आपने हाइपरटेंशन की कोई ड्रग आपसे पूछेगा तो आपने सारी ड्रग्स नहीं बोलना शुरू कर देनी, फिनॉक्सीबेंजामीन भी यूज करते हैं, ये भी कहते हैं। आपने लिस्ट पहले वो बतानी है जो वाकई आपके हाइपरटेंशन के जो चैप्टर है ना उसमें सबसे ऊपर लिखी होगी ना कि ये हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, आपने टीचर को वो ड्रग पहले बतानी है। बाकी ये जितनी है, अगर टीचर और कहीं जाता है, फिर आप कह सकते हो कि यस वी कैन यूज इट। क्योंकि अगर आप फिनॉक्सीबेंजामीन जो है इसको एज अ हाइपरटेंशन से ट्रीट करना शुरू कर दो ना, तो इसके बाकी साइड इफेक्ट्स बहुत है। फिनॉक्सीबेंजामीन जो है हमारे पास इजैकुलेशन जो है उसे इनहिबिट करती है, तो मेल के केस में आप फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो नहीं देते एज सच, ठीक है। तो फिनॉक्सीबेंजामीन के वैसे बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाइपरटेंशन का टॉपिक आपको है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वहाँ आपको हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा ये हाइपरटेंशन में यूज हो सकती है, ये हाइपरटेंशन, जैसा कल वाले कुछ ड्रग्स थी मैंने आपको कहा था ये हाइपरटेंशन में हो सकती है, लेकिन ये लेट स्टेज हाइपरटेंशन में आपने बात करनी है। आपने कभी भी ये नहीं कहना शुरू कर देना कि एक पेशेंट आपके पास नॉर्मल हाइपरटेंशन से आया है, मॉडरेट हाइपरटेंशन से आया है, तो आप उसे कौन सी ड्रग दोगे, आपको क्लोनिडीन, तो भाई क्लोनिडीन उसे नहीं देनी, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, हम वो प्रेफरेबली देते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती तो हम इन ड्रग्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास फेंटालामीन पे आ जाते हैं, तो हमारे पास रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव शॉर्ट एक्टिंग है जिसे हम यूज करते हैं इन द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये चीज देखो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वंस। कल हमने एक ड्रग पढ़ी थी क्लोनिडीन, अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट थी। हमने कहा था क्लोनिडीन क्या करिए, इनहिबिटरी था। जब उसका एक्शन जो है क्लोनिडीन उसके ऊपर जाके बाइंड करती है, तो हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है ऑलमोस्ट, और हमारे पास जो हाइपरटेंशन वाला इशू था वो हमारा खत्म हो गया था। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको उसमें चीज एक ऐड करके वर्बली बताई थी कि क्लोनिडीन जो है उसकी वजह से रीबाउंड हाइपरटेंशन हो सकती है, या एनी हाउ आप कह दो, अगर आप क्लोनिडीन एकदम से छोड़ दो, बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो आप विड्रॉल फॉरन से कह दो, जैसा मैं मेडिसिन जो है वो एक हफ्ते से ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक दिन जो है अगले दिन जो है मैंने मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी है, तो मुझे ये हाइपरटेंशन का इशू दोबारा से होगा और सीवियर इशू होगा। तो समटाइम्स आपको ये रिकमेंड किया जाता है फ्रॉम योर डॉक्टर्स एज वेल कि आपने डोज जो है वो टेपर्ड ऑफ करनी है। फॉर एग्जांपल जैसा मैं पहले जो है 5 मिलीग्राम की कोई ड्रग ले रही थी, फिर 2.5 की लेनी है, फिर 1.5 की लेनी है, फिर 0.5 की लेनी है, यू हैव टू टेपर्ड ऑफ योर ड्रग। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इतनी जल्दी बैकआउट नहीं करती इन चीजों से, जो उसके क्लोनिडीन का जो इफेक्ट चल रहा था उसे आप एकदम से खत्म कर दोगे तो आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। नाउ द सिनेरियो विल बी कि एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है विद द हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। द हिस्ट्री इज कि ही हैज बीन टेकिंग क्लोनिडीन,
ठीक है, एंड एनी हाउ द पेशेंट जो है उसने स्किप कर दिया क्लोनिडीन को, नाउ यू विल ट्रीट द पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो आप किससे ट्रीट करोगे? आपका ऑप्शन जो है इट विल बी नन अदर देन द फेंटोलामीन। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि फेंटोलामीन जो है वो क्लोनिडीन को बेहतर ट्रीट कर सकती है। रीजन, फेंटोलामीन जो है वो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 के ऊपर बाइंड कर रही है। ठीक है, कहाँ पे कर रही है? अल्फा 1 अल्फा 2। आपकी जो क्लोनिडीन है वो मेनली किस पे एक्ट कर रही थी? अल्फा 2 पे। आप अल्फा 2 पे जो है वो, एक तो इसने जाके इसके ऊपर बाइंड करना था, फेंटोलामीन इसको जाके डायरेक्टली ब्लॉक कर देगी, एक चीज। दूसरा इसका फायदा क्या है कि हमारे पास ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर रही है, जो आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस आया हुआ है, जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, वो इसको भी ट्रीट कर देगी। एक तो क्लोनिडीन वाला इफेक्ट खत्म करेगी, और दूसरा जो है हमारे पास ये हाइपरटेंशन वाला इफेक्ट भी ट्रीट कर देगी। ठीक है, तो दोनों का फेंटोलामीन जो है वो अपनी तरफ से, हम फिनॉक्सीबेंजामीन फिर क्यों नहीं दे रहे? फिनॉक्सीबेंजामीन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, फिनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबल है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए हम फिनॉक्सीबेंजामीन एज सच रिकमेंड नहीं करते। ठीक हो गया जी। फिर आप जो है वो एमएओ इनहिबिटर्स पढ़ोगे। मैंने आई गेस आपको एमएओ इनहिबिटर्स और कॉम इनहिबिटर्स आपको कहीं पे शायद नहीं बताया अभी तक लेक्चर में। मोनोमाइन ऑक्सीडेज एक होता है, दिस इज बेसिकली एमएओ, और एक हमारे पास होता है कॉम्ट, COMT। ठीक है, ये दो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ये दोनों एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आपकी जो होती है इनकी डिग्रेडेशन में। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था जो हमारे पास है एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन की जो हमने कहा था कि इसकी मैंने आपको एक टर्म बताई थी, मुझे अब माइंड में नहीं आई। अच्छा उसे छोड़ें। अच्छा, एसिटाइलकोलिन जो है उसके लिए हम लोग एक इस्तेमाल कर रहे थे एंजाइम दैट वाज एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस। वो क्या कर रहा था? इसकी डिग्रेडेशन कर रहा था। ठीक है, और डिग्रेडेशन करके क्या कर रहा है? हमारे पास उस ड्रग की कंसंट्रेशन कम कर रहा है, या उस न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन क्या कर रहा है हमारी बॉडी में? कम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास दो ये इनहिबिटर या एंजाइम्स होते हैं, आप समझ लो, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। हमारे पास हम एक चीज बात कर रहे थे कि एसिटाइल कोलिन जिस तरह से हमारे पास था, उस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो है हमने बात की थी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो है उसको डिग्रेड करता है एसिटाइल कोलिन को। इसी तरह हमारे पास जो है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के लिए हमारे पास दो एंजाइम्स होते हैं, एक MAO होता है, एक हमारे पास कॉम्प। ठीक है, अच्छा, तो समटाइम्स क्या होता है कि वो MAO इनहिबिटर्स, हम किसी को ड्रग्स दे रहे होते हैं, या आप CNS में पढ़ोगे कौन सी ड्रग्स होती हैं। अगर एक पेशेंट आपके पास MAO इनहिबिटर ले रहा है और ये पेशेंट हमारे पास टायरामीन का कोई फूड लेना शुरू कर दे, MAO इनहिबिटर ले रहा है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन ज्यादा है। ठीक है, दैट्स मेक सेंस। ठीक है, एमएओ इनहिबिटर ले रहा है, इसका मतलब है उसने इसकी डिग्रेडेशन कम करवाई हुई है, और आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन जो है वो इस टाइम ज्यादा है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, वो आगे से क्या कर रहा है? इंजेक्शन कर रहा है ऑफ द टायरामीन फूड। टायरामीन फूड आपके पास क्या है? अगर आपको याद हो तो आपके जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन है, ये आपके टायरोसिन से बन रहे थे, जो आपका बेसिक अमाइनो एसिड था, इसके पीछे वो कौन था? टायरोसिन था। ठीक है, तो आपका पेशेंट जो है वो टायरामीन फूड इंजेस्ट करना शुरू कर दिया, उसने टायरामीन फूड लेना शुरू कर दिया, तो आपके एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन और ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे।
ठीक। तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से भी एनी हाउ जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप पेशेंट को क्या सजेस्ट करोगे? फेंटालामीन लें। जब आप लोग सीएनएस पढ़ रहे होगे तो ये बात दोबारा रिपीट होगी, आप लोगों को तब याद आएगा कि हमें तब जो है वो ध्यान से सुन लेना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों ने सीएनएस में इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं कि आपकी आधी किताब में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको हर जगह पे मिल रहे होंगे, रेस्पिरेटरी में भी और एंटीप्लेटलेट वगैरह में भी, सीएनएस में भी। सीवीएस में तो मेन आपका एएनएस ही चलता है ऑलमोस्ट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट पे सिलेक्टिव वंस जो हमारे पास थे। इसमें आप लोगों को दो चीजें नजर आ रही होंगी। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अल्फा 1 होते हैं, अल्फा 2 होते हैं, अब हमने अल्फा 1 में एक और कैटेगरी ऐड कर दिया। हमने क्या कहा जी, हमारे पास एक अल्फा 1A होता है, एक अल्फा 1B होता है। जिंदगी आपकी आसान नहीं छोड़नी उन्होंने। पहले कहा है जी अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, फिर कहा अल्फा 1 होते हैं, अल्फा 2 होते हैं। अब वो कह रहे हैं वो जो अल्फा 1 है ना, हम उसका भूल गए थे, उस अल्फा 1 में अल्फा 1A और B भी होता है। ठीक है, अब वो जो अल्फा 1A है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर ब्लड वेजल्स वगैरह आप कह सकते हो। लेकिन जो हमारा अल्फा 1B है वो बेसिकली आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपका अल्फा 1A है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट एंड दीज आर द गुड ड्रग्स। आप प्राजोसिन, ट्राजोसिन और डॉक्साजोसिन जो है वो यूज कर सकते हो इन सम पेशेंट जो आपके पास आते हैं फॉर द हाइपरटेंशन। अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो आपकी टोटल पैट रेजिस्टेंस कम कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो वेसोडायलेशन करवा रहा है। ठीक है, तो आपके जो है पेशेंट हाइपरटेंशन से ट्रीट कर सकते हैं उसमें। अच्छा जी, फिर हमारे पास टेम्सुलोसन, एल्फ्यूजोसन और सिलोडोसन जो है, इसका मैकेनिज्म फिलहाल आप याद अगर नहीं भी रखना चाहते इट इज टोटली फाइन, लेकिन ये आपका जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और जो आपका बीपीएच है उसे कर रहे होते हैं। benign prostatic hyperplasia is basically the BPH, benign prostatic hyperplasia। ठीक है जी, फिर ये वो ड्रग जिसका मैंने कहा था कोई जरूरत नहीं आपको एज सच इतना याद रखने की। यूहेम्बिन जो है हमारे पास अल्फा 2 एंटागनिस्ट होती है, ये हमारे पास सेक्सुअल स्टिमुलेशन कर रही होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के ट्रीटमेंट करवा रही होती है। अब अल्फा 2 एंटागनिस्ट है, इसका मतलब है कि जो आपका अल्फा 2 था वो क्या कर रहा था, जीआई मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था। तो इसके ऊपर अगर मैं इनहिबिशन लगा दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी मैकेनिज्म क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया, वो डिसइनहिबिट हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो हेम्बिन है ये क्या करवा रही है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन करवा रही है और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। आपके पास एक पेशेंट आता है विद इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग तो यू कैन सजेस्ट दिस। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक जो हमने इस चीज में पढ़ा है अल्फा में, अल्फा सॉरी सिलेक्टिव में और नॉन सिलेक्टिव में, उसकी जो बेसिक थ्योरी है दैट इज कि आपका जो अल्फा 1 वाली चीज, नॉन सिलेक्टिव वाली चीजें हैं, मेरी आगे क्यों जा रहा है? अच्छा, नॉन सिलेक्टिव वाली चीजें हैं उसमें फिनॉक्सीबेंजामीन है, फेंटालामीन है। फिनॉक्सीबेंजामीन में आपने एक चीज जो याद रखनी है, फियोक्रोमोसाइटोमा। दूसरी चीज जो याद रखनी है, रेनॉल्ड्स डिजीज एंड फ्रॉस्टबाइट। अगर आपसे कोई पूछे और तो फिर आप आखिर पे जाके बोल देना डर डर के जी ठीक है ये हाइपरटेंशन में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे हाइपरटेंशन ही बोलना। वैसे ये फियोक्रोमोसाइटोमा रेनॉल्ड्स डिजीज और फ्रॉस्टबाइट के लिए अच्छी है। अगर आपसे कोई पूछे फॉर द विड्रॉल ऑफ द क्लोनिडीन, आराम से बोल देना है क्लोनिडीन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो आपने आराम से बोल देना है फेंटालामीन। कैसे करती है वो चीज मैंने आपको बता दी। फिर हमारे पास अगर सिलेक्टिव पे बात करते हैं, अगर आपसे कोई बीपीएच का डायरेक्ट ट्रीटमेंट पूछता है तो यू कैन से अल्फा 1B एंटागनिस्ट कैन बी यूज फॉर दिस ट्रीटमेंट। टेम्सुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन और भी बहुत है वो आप बाकी चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन ये एक ड्रग हो सकती है। ठीक है, ये आप बाकी प्राजोसिन, ट्राजोसिन जो है हमारे पास हाइपरटेंसिव में अच्छी जो है ट्रीटमेंट देती है। That's it. अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट जो है अल्फा का, आप खुद अगर मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि मैंने साइड इफेक्ट्स बहुत कम लिखे हुए हैं और बच्चों को साइड इफेक्ट्स पता नहीं क्यों मसला करते हैं। खैर, अल्फा 1 है, इससे क्या हो रही है, टोटल पैरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी कम हो रही है। ठीक है, इसके ब्लॉकेज की वजह से मैंने इसको क्या किया हुआ है, इस टाइम ब्लॉक किया हुआ है, तो आपकी टोटल बैटरी रेजिस्टेंस कम हो रही है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी की बॉडी जो है उसके अंदर आप बहुत ज्यादा वेसोडायलेशन करवा दो और आपका पेशेंट पहले लेटा हुआ था वो एकदम खड़ा हो जाए तो उसके अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का इफेक्ट आएगा। तो
तो आपकी बुक्स में कहीं ना कहीं पे लिखा होगा कि अल्फा 1 सिलेक्टिव या अल्फा सेलेक्टिव, ये जो हमारे पास एंटागनिस्ट होते हैं, दीज आर मेनली द कॉज ऑफ द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो आपका पेशेंट आपके पास अगर आता है, आप उसे फर्स्ट टाइम अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट दे रहे हो, यू हैव टू टेल देम कि भाई या तो मेडिसिन खा के थोड़ी देर लेटे रहना, या फिर आपने जब मेडिसिन खानी है उसके बाद फौरन खड़े नहीं हो जाना, ये ना हो कि आप जो है वो बेहोश हो जाओ या गिर जाओ। ठीक है, द ओनली रीजन है, वो कहते हैं भी हमने दवाई खाई थी, उसके बाद हमें चक्कर आ गए, पता नहीं दवाई ठीक नहीं थी। दवाई ठीक है लेकिन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का इशू हो जाता है। रीजन है टोटोपेरेफरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज आपका जो है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जो है बहुत कॉमन होती है विद द अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ये हमारे पास जो अल्फा 1 वाले मेनली होते हैं, ये हमारे पास सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग करवा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को आपके पास यंग मैरिड जो है वो कपल आता है और आपने उसे हाइपरटेंशन, सपोज आदमी जो है उसे जो है हाइपरटेंशन का इशू है, ठीक है, यंग मेल है, तो आप उसे क्या ये वाली ड्रग जो है वो रिकमेंड आज सच नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग करवाती है। ठीक है, तो आपने किसी के लिए फायदा करो या ना करो, बीइंग अ डॉक्टर आपने उसके लिए नुकसान नहीं करना। दैट इज द फर्स्ट मोटिव जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाली बात बताई है, इसे हम फर्स्ट डोज फिनोमेना भी बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट डोज फिनोमेना ऑफ ये हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। ठीक है, आपसे अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट डोज फिनोमेना फॉर द अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। आप लोग शक्ल देख रहे होते हैं ये क्या मतलब हमसे क्या पूछ लिया। तो फर्स्ट डोज फिनोमेना इज कि जब आप पहली दफा उसे ड्रग दोगे तो उसके अंदर हाइपोटेंशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यू हैव टू टेल देम कि भाई ये होता है। तो शुरू में आपने ड्रग की कंसेंट्रेशन या डोज जो है वो थोड़ी कम देनी है। उसके बाद जो है आपने उसे बताना है कि भाई आपने बेड टाइम पे लेने हैं, मतलब रात को ले लें, और फिर आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज जो है वो ज्यादा करनी है। दिस इज बेसिकली, नहीं बच्चे मैं स्लाइड अभी फिलहाल चेंज नहीं कर रही। अच्छा, तो बेसिकली व्हाट, यार मैं भूल जाती हूँ किसी को तो नाम बताऊँ तो मैं क्या करूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट पे। बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट पहले से हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारे पास नॉन सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव होता है। नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास प्रोपेनोलोल है। इस प्रोपेनोलोल आपको बहुत तंग करेगा, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये घुसा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी तरह एक जगह सुन लो, बार बार मसला नहीं होगा। अच्छा, प्रोपेनोलोल हमारे पास सीवीएस में भी है। ठीक है, वहां पे क्या करेगा आपको पता है, बीटा 1 नॉन सिलेक्टिव है तो बीटा 1 पे भी इफेक्ट कर रहा है, बीटा 2 पे भी इफेक्ट कर रहा है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये बीटा 1 पे भी कर रहा है तो और बीटा 2 पे भी कर रहा है, तो सबसे पहले रिसेप्टर देख के आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए कि ये वाला ड्रग जो है वो हार्ट पे भी इफेक्ट करेगा, ब्रोंक्यूल्स पे भी करेगा, वेजल्स पे भी करेगा। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में ये बीटा 1 बीटा 2 देख के आनी चाहिए। बाकी चीजें बात की कहानी है। ठीक है, अच्छा, अब बीटा 1 के लिहाज से हम इसको कहाँ पे ट्रीट करेंगे? हार्ट में ट्रीट करेंगे। ठीक है, हार्ट में जो है उसे डील करेंगे कि वहां पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टैकी एरिथमियास को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये आपके एंजाइना को भी ट्रीट करेगा। ठीक है, मैंने कहा बीटा 1 ब्लॉकर है, ये बीटा 1 ब्लॉकर जो है वो एनी हाउ आपका हार्ट रेट कम कर रहा है, आपकी हार्ट का वर्कलोड कम कर रहा है। तो आपकी कोई ऐसी ड्रग जो आपका हार्ट का वर्कलोड कम करेगी, वो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए अच्छी ड्रग समझी जाती है। फिर हमारे पास जब बीटा ब्लॉकर आप दे रहे हो बीटा 2, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है, लेकिन इसका हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंज है, अजीब है। तो हम सारे वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होती है। सेकेंडली, बीटा 2 से रिलेटेड हमारे पास रेस्पिरेटरी इफेक्ट आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी में आपने याद रखना है कि ये हमारे पास बीटा 2 एंटागनिस्ट है, तो ये क्या कर सकती है हमारे पास, ये हमारे पास एस्थमेटिक अटैक करवा सकती है इन दोज पेशेंट्स जो हमारे पास एस्थमा के कंप्लेन के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले सिनेरियो बता दिया कि आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, वो आपको हिस्ट्री दे रहा है कि भाई मुझे हाइपरटेंशन का इशू है, ये हो गया वो हो गया, भाई मुझे सांस का भी मसला होता है, दमे का मसला है, इसे दमा बोलते हैं। ठीक है, दमे का मसला है तो आप उसे प्रोपेनोलोल नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्क है, कॉज करता है फॉर द एस्थमेटिक। आपको पता होना चाहिए बीटा 2 एंटागनिस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। अगर आपको डायरेक्ट एक चीज पता है ना कि बीटा 2 का इफेक्ट क्या है, तो आप उसके ऊपर एगोनिस्ट लगा दो, एक साइड पे एंटागनिस्ट लगा दो। आपको पता है एगोनिस्ट होगा तो डायलेशन करवाएगा, एंटागनिस्ट होगा तो कंस्ट्रक्शन करवाएगा।
इसलिए चीज जो याद रखनी है वो ये नहीं करनी कि एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है, एगोनिस्ट क्या कर रहा है, नहीं, आपने ये याद रखना है कि बीटा टू रिसेप्टर खुद क्या करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से काम करता है। सिर्फ रिसेप्टर याद रखना है, बाकी सारी कॉमन सेंस है, अपने दिमाग लड़ाना है, चाहिए होगा तो उसका उल्ट कर दो, इसका सीधा कर दो, ये कर दो। ठीक है जी। अच्छा, कल अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि हम बीटा एगोनिस्ट देख रहे थे, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा था, हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा था कल वाले केस में। आज मैं अगर उसको ब्लॉक करवा रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट नहीं हो जाएगा। अब नीचे देखो, मैंने एक सिनेरियो लिखा है कि एक पेशेंट प्रेजेंट करता है विद अ कंप्लेन ऑफ द सिवियर हाइपरटेंसिव इश्यूज। ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ पास्ट 2 years of diabetes and recent various acute asthmatic attacks. Which drug you will deliberately skip for the hypertensive issues and why? हम लोग प्रोपेनोलोल नहीं देंगे भी। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने बता दिया कि बाजी मैं जो है डायबिटीज का पेशेंट हूँ। अब एक डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है, अगर उसे हाइपरग्लाइसीमिया किसी ड्रग की वजह से हो रहा है ना, तो हम फिर भी उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि यार कोई मसला नहीं, थोड़ी बहुत जो है वो ग्लूकोज ज्यादा करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कर देगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई ड्रग हाइपोग्लाइसीमिया करती है, यू हैव टू टेक अ चेक एंड बैलेंस ओवर इट। क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया बंदे को 10 मिनट के अंदर अंदर फारिग करा सकती है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है हाइपरग्लाइसीमिया से। हाइपरग्लाइसीमिया तो बहुत बाद में जाके कीटोन बॉडी इफेक्ट आता है, या आपका जो है एसिडोसिस होता है। ठीक है, अदरवाइज उसमें इतना इशू नहीं होता। जो आपके हाइपोग्लाइसीमिया का इशू होता है वो आपने देखना होता है कि अच्छा, अगर हम इसको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, इसकी वजह से प्रोनाउंस्ड हाइपोग्लाइसीमिया होना है, वो डायबिटिक पेशेंट है, हो सकता है पेशेंट को ना समझ आए कि भाई मैं हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में जा रहा हूँ, उसको खुद को ना डील कर पाए, आप उसे जो है वो सस्ती ड्रग देके क्या करोगे। ठीक है जी। दूसरा वो केस क्या बता रहा है कि भाई मुझे एक्यूट एस्थमेटिक अटैक्स भी हुए हैं। अगर आप इन दोनों को देखकर भी उसे प्रोपेनोलोल जो है वो रिकमेंड करते हो, तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो भाई, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास और सारी ऑप्शंस हैं। वो आपने आपको यहाँ पे अपने आप को ट्रीटमेंट करवाने आया था, अपने आप को ये नहीं कहने आया था भाई डॉक्टर साहब मैं ताड़े हथी चढ़ाते, बस ठीक है पूरा कर दो। ठीक है, आई होप ये सिनेरियो जो है वो आपको यहाँ से भूलने नहीं देगा, और ये जो मैंने लाइन बोली है वो तो भूलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? मैंने कहा हाइपरटेंशन में आप इसको यूज कर सकते हो। किस तरह से यूज कर सकते हो? नंबर 1 इफेक्ट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास बीटा 1 ब्लॉक करके इफेक्ट है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, बीटा 1 को हमने ब्लॉक किया तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। सेकेंडली, आपको याद होगा कि बीटा 1 जो है हमारे पास किडनीज में भी प्रेजेंट था, तो हमने कहा था कि रेनिन रिलीज करवाता है, तो जब आपने बीटा ही ब्लॉक कर दिया है तो रेनिन रिलीज भी इनहिबिट हो गया। रेनिन इनहिबिट हुआ तो अल्टीमेटली आपके पास जो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हो रहे थे वो भी इनहिबिट होकर, वो भी तो वेसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। तो जब वेसोकंस्ट्रिक्टर को आप इनहिबिट कर ही जा रहे हो तो आपका हाइपरटेंशन टेंशन वाला इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो जाएगा। These two are related to your beta 1 effect. अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन द टोटल पैरिफेरल रेजिस्टेंस विद द लॉन्ग टर्म यूज। माय क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो बीटा 2 होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ब्लड वेजल्स पे, बीटा 2। ठीक है, तो आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं उनका काम क्या होता है? वेजो डायलेशन करवाना। ठीक है, मैं वीडी लिख रही हूँ। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी तो आपके पास वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बात का जवाब दो सारे बच्चे जरा। जी बच्चे, इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, आवाज नहीं आ रही क्या शुरू में? थेराप्यूटिक चेंजेस क्यों भाई? लेट मी चेक स्लैश चेंज। वेट अ मिनट। अच्छा जी, ये दोबारा बता रही हूँ आपको, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है हमारे पास। नॉन सिलेक्टिव हमने बात की थी कि हमारे पास कौन है, प्रोपानोलोल है। ठीक है, अच्छा प्रोपानोलोल की मैंने बात की कि आपको पता है ये बीटा 1 और बीटा 2 एंटागोनिस्ट है, बीटा 1 पे भी इफेक्ट कर रहा है और बीटा 2 पे भी कर रहा है। बीटा 1 पे भी कर रहा है और बीटा 2 पे भी कर रहा है। ठीक,
तो अगर मैं आपको नॉर्मल बात करूं, मैंने कहा बीटा 1 का इफेक्ट होता है हार्ट पे होता है, ठीक है, मेनली, और बीटा 2 का इफेक्ट कहाँ पे होता है, ब्रोंक्यूल्स पे या ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड इसका इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, सीवीएस पे आना चाहिए, और इससे रिलेटेड इसका इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, रेस्पिरेटरी इफेक्ट आना चाहिए, या फिर अबेट अबाउट हमारे पास जो 2 to 5 रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे वहां पे बीटा 2 की बात आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाली चीज है, ये भी हमारे पास किससे रिलेटेड थी, बीटा से रिलेटेड थी। कल अगर आपको चीज याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था कि बीटा 2 एगोनिस्ट जो है उसमें हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया का इशू आ रहा था। अब आप इसे ब्लॉक करवा रहे हो तो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया का जो है वो इशू आएगा। सिनेरियो वाज कि आपके पास एक पेशेंट आया है विद द कंप्लेन ऑफ सिवियर हाइपरटेंसिव इश्यूज। उसने आपको कहा है कि भाई डॉक्टर साहिबा मुझे जो है वो पिछले 2 साल से शुगर है, ठीक है, और मुझे जो है वो दमे का मसला है, और अचानक जो है वो दमे का अटैक हो जाता है, ठीक है। वो आपको क्या क्या कह रहा है, नंबर 1 कंप्लेन है कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, नंबर 2 है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, नंबर 3 आपके पास जो है वो क्या है, हमारे पास एस्थमेटिक अटैक उसे हो जाता है, तो एस्थमा का पेशेंट है, ठीक। अब मैंने आपको क्या कहा है कि दिस ड्रग बेसिकली हमारे पास प्रोपेनोलोल इज अ गुड फॉर हाइपरटेंसिव इश्यूज। आप सजेस्ट कर सकते हो, आपके पास हाइपरटेंशन का पेशेंट आ रहा है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अब उसे क्या, साथ वो बता रहे हैं कि भाई मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ, तो आपने साथ क्या देखना है कि भाई इसे प्रोनाउंस्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब कोई पेशेंट आपके पास डायबिटीज के साथ आ रहा है तो आप उसे ये तो नहीं चाहोगे कि भाई हम उसकी हाइपरटेंशन ट्रीट करते हैं और वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से मर जाए, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता है कि प्रोपेनोलोल जो है वो बीटा 2 इफेक्ट भी देगा, और बीटा 2 अगर इफेक्ट देगा तो उसकी वजह से इसे एस्थमेटिक अटैक हो सकता है दोबारा से। तो बजाय इसके कि आप उसे ट्रीट करो, आप तो बंदा जो है वो खुद पकड़ के मार दोगे, ठीक है जी। तो आपने कौन सी ड्रग इसे नहीं देनी एस्थमेटिक अटैक वगैरह के पेशेंट में, आपने उसमें जो है वो प्रोपेनोलोल से सजेस्ट नहीं करना। नाउ वी विल बी सेइंग कि हम लोगों ने किस तरह से जो है हाइपरटेंशन जो है ये किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये किस तरह से अपना काम कर रही होती है। नंबर 1 जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, दिस वाज कि आपने ये सारे याद रखने, आपके वाइवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मिनी गाइडजन में इस तरह से नहीं लिखा हुआ तो यू कैन चेक योर लिपिन गार्ड। लिपिन गार्ड में एज इट इज लिखा हुआ है इन ऑन द पेज नंबर 95, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। अच्छा, क्या क्या आपने याद रखना है, नंबर 1 इज कि ये डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कैसे डिक्रीज करेगा, आपको पता है, बीटा 1 ब्लॉकर, क्लियर। नंबर 2 क्या करेगा, रेनिन रिलीज को इनहिबिट करेगा। रेनिन अगेन हमारे पास बीटा 1 प्रेजेंट होता है, और बीटा 1 जो है वो हमारे पास रेनिन रिलीज करवा रहा होता है, और आपको पता है रेनिन जो है वो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 जो है उसे रिलीज करवाता है, और आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है दैट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो जब आपका रेनिन ही रिलीज नहीं हो रहा तो आपकी ये वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट ही खत्म हो गया, और जब आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया तो एनी हाउ आपकी हाइपरटेंशन वाला इशू रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रही थी, जिसका मैं पूछ रही थी कि आप लोग मुझे बताएं, दैट वाज कि आपके पास 2 रिसेप्टर थे, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 का तो कोई लेना देना नहीं है आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से फिलहाल, ठीक है। जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से लेना देना है वो या तो हमारा अल्फा 1 का है या हमारे बीटा 2 का है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि बीटा 2 का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, वेजो डायलेशन करवाना, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, क्यों भाई, हमने तो बीटा 2 जो है उसको ब्लॉक किया है। जब आप बीटा 2 को ब्लॉक करोगे तो आपका वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, आपका वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट आएगा तो आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, इजंट इट। बात कोई समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही। कॉमन सेंस तो ये कहती है ना कि भाई आपको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। यू हैव टू क्वेश्चन दिस कि भाई अगर ये कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, अगर लिखा गया तो क्यों लिखा गया, ठीक है। तो आगे एक टर्म उसने आगे लिखी हुई है विद द लॉन्ग टर्म यूज।
अगर आप ये कहते हो ना कि आपने प्रोपानोलोल किसी पेशेंट को दी है तो फौरन से उसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे लिखा होगा विद द लॉन्ग टर्म यूज। अगर आप उसे शॉर्ट टर्म यूज की बात कर रहे हो तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा ही होगी। लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या होता है, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे गेट यूज टू द जो ड्रग्स हैं उनको यूज टू हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली आपकी ये जो वेजल है ये इस तरह कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो वो कितनी देर तक इस तरह कंस्ट्रक्ट रहेगी, जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो कितनी देर तक जो है वो अपनी तरफ जो है रस्सी खींच कर रखेंगे, वो थोड़ा बार बार एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके रिसेप्टर्स मोस्टली क्या होते हैं, वो इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं। इंटरनलाइज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सेल है, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर पड़ा हुआ है, सपोज की वजह से बहुत ज्यादा वेसो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर इस रिसेप्टर ने बहुत ज्यादा काम कर लिया है तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो है सेल इसको अंदर कर लेता है, इंटरनलाइज कर देता है या डिग्रेड कर देता है, या फिर आपका जो यहाँ पे काम हो रहा होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल साइड जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं विद द लॉन्ग टर्म यूज हमारे पास जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रोपानोलोल का टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे क्या असर है, आपने कहना है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद द यूज ऑफ द प्रोपानोलोल, बट विद द लॉन्ग टर्म यूज इट मे डिक्रीज। आपने डायरेक्ट ये नहीं कहना कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपानोलोल की वजह से डिक्रीज होती है, ये तो मैं बहुत मानूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज कर रहा होता है फ्रॉम द सीएनएस, दैट इज इट्स फोर्थ मैकेनिज्म जिससे ये अपना काम हाइपरटेंशन में करता है। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, प्रोपानोलोल ये हाइपरटेंशन कैसे ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है जी। फिर आप माइग्रेन का एक टॉपिक पढ़ोगे अपनी बुक में। माइग्रेन जो है वो आपको पहले पता होना चाहिए, आम लफ्जों में से आपने सुना होगा आधे सर का दर्द जो है वो होता है, ठीक है। ये जो आधे सर का दर्द होता है ये ज्यादातर इसका पीछे मैकेनिज्म क्या होता है कि आपकी वेजो डायलेशन हुई होती है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी माइग्रेन के मैनेजमेंट में प्रोफाइलेक्टिकली आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो। आप ये वर्ड भी बहुत ज्यादा सुनोगे, व्हाट एक्चुअली द प्रोफाइलेक्सिस इज। एक होता है ट्रीटमेंट, दूसरा होता है प्रोफाइलेक्सिस। एक क्या है ट्रीटमेंट, दूसरा है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि किसी पेशेंट को सपोज एक पेशेंट है मेरे पास आई है, वो मुझे कह रही है डॉक्टर साहबा अभी मुझे जो है सर का दर्द नहीं है लेकिन मुझे ये होता रहता है, ठीक है, ये चीज होती रहती है। तो विच ड्रग यू आर गिविंग नाउ या प्रिस्क्राइबिंग नाउ, आप वो प्रोफाइलेक्टिकली दे रहे हो कि उस पेशेंट को माइग्रेन दोबारा ना हो। अगर आपके पास एक पेशेंट आया है वो आपको आगे कह रहा है कि मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट और मेरा बीपी इस टाइम भी ज्यादा है, उसे जो आप अब ड्रग दे रहे हो दैट इज कि वो ट्रीटमेंट है। अगर आप किसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए उससे पहले कोई ड्रग दे रहे हो दैट इज प्रोफाइलेक्सिस। अगर आप उसे पेशेंट डिजीज के साथ आया, सिम्टम्स के साथ आया, उसे उस टाइम पे हो रही है तब उसे दे रहे हो, तो दिस इज बेसिकली द ट्रीटमेंट। ये चीजें आपने देखनी है कि आपका प्रोफाइलेक्टिक का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये टर्म आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये मैंने साथ साथ पहले ही बता दिया था कि एंजाइना में हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करवा रहा है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे कम करवा रहा है, अगेन वही रूल हो गया की बात आ जाती है, बीटा वन को जो है एंटागोनाइज करेगा। जब बीटा वन को एंटागोनाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, आपका जो है वो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। जब आपको वर्कलोड कम होगा तो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। जब आप लोग अपनी डेली रूटीन में काम कम करते हो तो आपको खाना खाने की जरूरत भी कम होती है, ठीक है, आपको एनर्जी भी कम चाहिए। तो आपका हार्ट अगर काम कम करेगा, कम स्पीड पे चलेगा, तो उसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी। दूसरा एक चीज जो आपने इसके बारे में अच्छी तरह याद रखनी है कि इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन द मायोकार्डियम, ठीक है। तो आप इसे जो है वो एमआई के पेशेंट में, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट होते हैं उनके अंदर दे सकते हो। दिस इज बेसिकली योर एंजाइनल इफेक्ट, ठीक है। ये देखो आपकी जो वेसल है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गई हुई है, और नैरो होने की वजह से आपका पेशेंट जो है वो इस तरह प्रेजेंट करता है। एक तो उसे यहाँ पे स्टर्नल वाली साइड पे बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है, एंड द पेन इज एक्चुअली रेफरिंग टू लेफ्ट साइड,
ठीक है। तो इसी तरह उसने हाथ रखा होता है, मुझे दर्द हो रही है बहुत, तो बेसिकली एंजाइना की तरह की पेन होती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास उसने क्या लिखा हुआ है, इट इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग सडन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो हमारे पास, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है, एक पेशेंट आपके पास आया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ, आप कह दो भी इसको जो है वो प्रोप्रानोलोल दे दो, बस बात खत्म। नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग। एक पेशेंट आपके पास आया था, उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, अब उसे आप जो है फर्दर आगे बचाने के लिए कि अब इसे दोबारा ना हो, आप उसे प्रोप्रानोलोल जो है वो रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन द मायोकार्डियम, एज वेल एज इसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह कम करा रहे हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है टुवर्ड्स योर हार्ट एक्टिविटी के, आपके हार्ट को जो है थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, और यही चीज हमें चाहिए। ठीक। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए भी आप जो है वो वहां पे पढ़ोगे कि प्रोप्रानोलोल कैन बी यूज्ड, और कौन से हाइपरथायरॉयडिज्म में, ये नहीं कि आपका जो थायरॉयडिज्म आप पढ़ोगे थायराइड स्ट्रॉन्ग, एकदम से आपका जो है थायराइड जो है बहुत ज्यादा स्टिमुलस जो है देना शुरू हो जाए, पाल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है, हाथ जो है वो पूरी शिवरिंग हो रही है, आपका उस टाइम रिस्क होता है कि आपका हार्ट जो है उधर इफेक्ट क्या आएगा, कार्डियक एरिथमियाज में चला जाएगा। और अगर पेशेंट कार्डियक एरिथमियाज में चला जाए तो पेशेंट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका सबसे पहला जो एक्ट होना चाहिए, दैट विल बी टू गिव प्रोप्रानोलोल। ठीक है, प्रोप्रानोलोल आप, अगर आप घर में भी हो, किसी को खुदा ना खास्ता हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू है, तो इंडेरॉल के नाम से एक ड्रग आती है जो कि बेसिकली आपका है, ये प्रोप्रानोलोल ही है। ठीक है, जो प्रोप्रानोलोल है ये हमारे पास जेनेरिक नेम है, इंडेरॉल जो है वो हमारे पास ब्रांड नेम होता है। इंडेरॉल, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि यही स्पेलिंग है या कोई और है, एल नहीं है। ठीक है, तो इंडेरॉल के नाम से हमारे पास ये जो है वो ड्रग मेनली आती है, जिसे आप जो है पेशेंट अपने को रिकमेंड कर सकते हो। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे लिए हो, आपके घर में खुदा ना वास्ता कोई इशू हो, तो यू शुड नो कि हम इस चीज को कैसे ट्रीट करें। वी आर इन द थर्ड ईयर, हमने ये चीज पढ़ी हुई है, वी शुड नो कि यार इसको हमने कैसे करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में अगर लगता है, ऑब्वियसली टीचिंग डॉक्टर के फ्यूचर वगैरह आप नहीं कर सकते, और ना करना चाहिए, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी मतलब इंजेक्शन देना है आईवी वगैरह तो आप उसे दे दो। अगर आपको सिम्टम्स जो है वो पता चल रही है, इसका मुझे पता है कि उन्हें हार्ट का इशू है, उनका बीपी हाई है, इसी वजह से है, आई एम श्योर, देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज उन्हें कोई और इशू हो रहा हो और हम लोग कुछ और दे दें तो वो उल्टा ही पड़। अच्छा जी, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, और जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि प्रोप्रानोलोल इज द गुड इनहिबिटर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एंड व्हाई। जल्दी से ए बी सी, ए बी सी में से लिख के बता दो मुझे। एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, आइसोप्रोटेनोल है। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सी। अच्छा जी, सी है, क्यों? व्हाई नॉट एपिनेफ्रिन? एपिनेफ्रिन को भी तो इनहिबिट कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, सी ही इसका ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा था आइसोप्रोटेरेनॉल जो है वो बीटा एगोनिस्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास सिर्फ बीटा पे ही इफेक्ट करता है, और हमारे पास जो प्रोप्रानोलोल है दिस इज बेसिकली द बीटा ब्लॉकर। जो हमारे पास एपिनेफ्रिन है वो हमारे पास अल्फा बीटा दोनों है। नॉर एपिनेफ्रिन बीटा पे ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन इसका अल्फा पे ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन इसका बीटा इफेक्ट भी होता है। तो एज सच हमारा प्रोपेनोलोल जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे फुल इनहिबिटर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो आइसोप्रोटेरेनॉल है दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक फॉर योर बीटा रिसेप्टर्स, जिसमें हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका प्रोपेनोलोल जो है उसको कर सकता है। तो आपने, अगर आपके पास एक सिनेरियो आता है कि एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एनी हाउ विद वो सिर्फ बीटा एगोनिस्ट है, कौन सी वो ड्रग होगी जो प्रोप्रानोलोल से ट्रीट हो जाएगी, तो आप कह सकते हो कि वो जो है हमारे पास आइसोप्रोटेरेनॉल होगी। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होगी, क्योंकि उनके इफेक्ट्स अल्फा वाले भी आते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नॉन सिलेक्टिव कुछ ड्रग्स होती हैं, हमारे पास नेडोलोल होती है और टिमोलोल होती है। इनमें से फर्क क्या है? लॉन्गर एक्शन होता है इनका, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और दूसरा इसके अलावा हमारे पास ये पोटेंट ज्यादा होती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट जो सिलेक्टिव वाले होते हैं। इनके आपके नाम याद रखने हैं। अब ये हमारे पास जो है, इन्हें हम बीटा वन, अगर मैं इसके ऊपर लिखूं, ये वाले बीटा वन स्पेसिफिक हैं ज्यादातर। ठीक है, ये बीटा वन स्पेसिफिक है। इसमें एसीब्यूटालोल, बिटेक्सोलोल, मीटोप्रोलोल आम रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। बिसोप्रोलोल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। एस्मोप्रोलोल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। बाकी भी होती है, मीटोप्रोलोल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है स्पेसिफिकली इन द हाइपरटेंशन। ठीक है, अगेन सेम बीटा वन आप दे रहे हो, बीटा वन आपके हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है, आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह कम करेगी, हार्ट रेट वगैरह कंट्रोल करेगी। आप इसे जो है वो आराम से हाइपरटेंसिव के पेशेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एंजाइना के पेशेंट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हार्ट रेट कम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली एंजाइना के पेशेंट में भी यूज हो सकता है। अगर ये हमारे पास एनी हाउ आप इसे जो है वो टेकी एरिथमियास वगैरह के पेशेंट में भी यूज कर सकते हो। और वो पेशेंट्स जो हमारे पास क्रोनिक कार्डियक फेलियर में जा रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। किस तरह से करते हो इसका मैकेनिज्म इंशाल्लाह आप लोग अपनी जो सीवीएस है उसके अंदर पढ़ोगे, आप लोग वहां पे इंशाल्लाह सब बता देगी सारी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, अभी टाइम इतना नहीं है फिलहाल। अच्छा जी, एसीब्यूटालोल और पिंडोलोल, दिस इज योर एमसीक्यू। ये एससीक्यू भी आया हुआ है, इफ आई एम नॉट।